हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 8th की कॉर्डोवा साइंस की बुक, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। तो जो सेल होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहलाए जाते हैं, राइट। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। There are millions of different things around us in this world. Some of them are living and some are not. So आपको पता है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, millions of things हैं, और कुछ कैसी हैं, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, सारे लिविंग बींग्स हैं। जबकि सैंड, सॉइल, एयर, वाटर, चेयर, ये क्या है, सारे आपके नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट अलॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। जब हमने ये बात कही कि एयर जो है नॉन लिविंग है लेकिन ह्यूमन बीइंग लिविंग है, तो आपको पता होगा कि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन इज़ अ काइंड ऑफ एयर, राइट। और वो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन है जो वो सर्वाइव कर पाते हैं इस दुनिया में। Living things carry out certain basic functions like respiration, digestion, excretion, reproduction, movement and growth. So ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं। दो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स में परफॉर्म वन और मोर ऑफ दीज प्रोसेसेस लाइक व्हीकल्स कैन मूव, बट इट इज़ ओनली अ लिविंग थिंग दैट परफॉर्म्स ऑल द अबव फंक्शंस। तो अगर मैं बात करूँ नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम एक एग्जांपल लें व्हीकल का, तो व्हीकल एक साइकिल को कौन मूव कर सकता है, या फिर एक कार को कौन मूव कर सकता है, एक लिविंग बीइंग ही मूव कर सकता है। अगर कोई लिविंग बीइंग उसको नहीं चलाएगा तो वो नॉन लिविंग थिंग नहीं चलेगी। जस्ट लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ कार और अ बस और अ साइकिल, ठीक है। तो अगर उसको कोई चलाएगा वो तभी चलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की ज़रूरत पड़ती है तभी वो काम करती है। और लिविंग बीइंग कौन होता है, लिविंग बीइंग वो है जो कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड ग्रोथ जिसके अंदर होता है, वो क्या है, हमारा लिविंग बीइंग है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग। तो जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सब लिविंग हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। कोई भी एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, सभी एक चीज़ से बने हैं जिसको हम कहते हैं सेल, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। मतलब कि जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आप सेल को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। In this chapter we will study the cells, its parts and the functions of various parts of the cell. So इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके क्या क्या फंक्शंस रहने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल। सो डिस्कवरी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या किया था, 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। और इन्होंने कहाँ पर देखा था, यू ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉक अंडर हिज सेल्फ डिज़ाइन क्रूड माइक्रोस्कोप। सो क्रूड माइक्रोस्कोप वो इन्होंने खुद से डिज़ाइन किया था, कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने, और उसमें उन्होंने क्या देखा था, स्लाइस ऑफ कॉक सेल्स को ऐसे देखा था। और ये उसका व्यू यहाँ पे गिवन है। कॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉक क्या होता है, जो ट्री की बार्क होती है उसका पार्ट होता है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ अ कॉक एंड ऑब्जर्व दैम अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या किया था, उसका थिन स्लाइस कट किया था बार्क का, और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और उन्होंने ये एक स्ट्रक्चर देखा था कॉक सेल्स का। ही नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द कॉक स्लाइस रिजेंबलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कोम। तो उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हनी कोम में होता है। सो रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। तो रॉबर्ट हुक ने ही ये एक टर्म दी थी, सेल। अगर आपसे पूछा जाए सेल किसने दी थी, सेल टर्म किसने दी थी, तो रॉबर्ट हुक ने दी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने ही इसको देखा था। रॉबर्ट हुक हैड एक्चुअली सीन द डेड वॉल ऑफ द प्लांट सेल। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, डेड वॉल देखी थी प्लांट सेल की। दी सेल्स हैज लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट एंड लुक्ड लाइक लिटिल रूम्स। क्योंकि वो सेल्स क्या थे, उनका जो लिविंग कंटेंट था, जो लिविंग पार्ट था, वो लूज हो चुका था और वो एक छोटे छोटे रूम्स के जैसे दिख रहा था। However, in 150 years after Hooke's discovery, very little was known about the cell until improved microscopes with high magnification were made. 150 साल के बाद भी बहुत कम ही जान पाए थे हम सेल्स के बारे में, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप होना बहुत ज़रूरी था। तो जब माइक्रोस्कोप्स बहुत अच्छे डेवलप हो गए, उसके बाद क्या हुआ, इसका फिर से इस पर रिसर्च होनी स्टार्ट हुई। ये भी पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी, टू जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियस जैकब श्लेडेन एंड थियोडर श्वान
प्रपोज द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। सो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और फिर उसके बाद श्लेडन एंड श्वान ने 1838 और 1839 में फिर से इसको क्या किया, इसको सेल थ्योरी को प्रपोज किया। इट वॉज फर्दर रिफाइंड बाय रॉबर्ट विर्चो इन 1855। उसके बाद रॉबर्ट विर्चो आए, उन्होंने 1855 में इसको और ज़्यादा रिफाइंड वे में दिखाया। दिस थ्योरी स्टेट्स द फॉलोइंग। उनके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी क्या थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या है, सेल से बने हुए हैं। सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नई सेल पुरानी सेल से बनती है। कोई भी नई सेल खुद से जनरेट स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकती, मतलब एकदम से खुद से जनरेट नहीं हो सकती। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ है वो सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, तो सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सेल को स्टडी करने में यूज़ होते हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो सेल्स कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आज के टाइम में हम बहुत कुछ जानते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में सेल के, क्योंकि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सेल्स के बारे में जानते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ कॉमनली यूज्ड इन द साइंस लैबोरेटरीज टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट्स। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ यूज़ होते हैं, लैबोरेटरीज में ही यूज़ होते हैं। किस चीज़ के लिए, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। इट यूजेस ग्लास लेंसेज एंड विजिबल लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन। तो ग्लास लेंसेज और विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें, जो हम देखना चाह रहे हैं वो हम देख सकें। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेंजेस फ्रॉम 100 to 1500 टाइम्स। तो कई बार मैग्नीफिकेशन पावर भी पूछ ली जाती है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी मैग्नीफिकेशन पावर होती है, तो 100 to 1500 टाइम्स होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये है आपका, जो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे ऑर्गेनेलीज की, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो छोटी छोटी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको भी दिखाता है। इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज। क्यों दिखा रहा है वो ऑर्गेनेलीज को, क्योंकि ऑर्गेनेलीज क्या है, वो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर के भी छोटे छोटे जो पार्ट्स आप देख पा रहे हो वो किस वजह से देख पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं ग्लास लेंसेज की जगह, ठीक है। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास की जाती है ऑब्जर्व करने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है और जो उसकी स्क्रीन होती है वो उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। सो दैट मीन्स 1 लाख to 5 लाख टाइम्स होती है, ठीक है। नाउ स्टेनिंग, आपको पता होना चाहिए अगर आपने माइक्रोस्कोप में कोई भी एक्टिविटी की है, कोई भी स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम स्लाइड पर कुछ भी रखते हैं तो उसके बाद हमें स्टेनिंग करनी होती है ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली देख पाएँ। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, सो दे आर डिफिकल्ट ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप उनको जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए स्टेनिंग की जाती है, उसको कलर दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ। स्टेनिंग का पर्पज़ यही होता है कि उसको अच्छे से देखना। डिटेल्स ऑफ द सेल्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेन्स आर यूज। सम कॉमन स्टेन्स आर सैफरनीन, इयोसिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट। ज़्यादातर स्कूल्स में हमने सैफरनीन और मिथाइलिन ब्लू यूज़ की है। अब कौन सी स्कूल्स में यूज़ होती होंगी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने सैफरनीन और मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया है और हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया है। यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स 1, मल्टी मीन्स बहुत सारे, एक सेल वाले और बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मैनी सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक और एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेल्युलर कहते हैं, जो मल्टी सेल से बने होते हैं उनको मल्टी सेल्युलर कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया, ईस्ट। ये क्या है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। सिंगल सेल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिहेव लाइक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि इनके अंदर सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म होते हैं। ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ लिविंग बीइंग लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। फॉर एग्जाम्पल अमीबा is a unicellular organism. It performs all the functions like taking food,
जिसको हम इंजेशन भी बोलते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वही चीज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा है उसके अंदर भी परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये पैरामीशियम है और ये आपका अमीबा है। Organisms made of many cells are called multicellular. Most of the plants and animals that we see around us are multicellular organisms. Trees, grass, insects, cows, birds, humans are few examples of multicellular organisms. तो हम क्या हैं? हम सब multicellular organisms हैं। ठीक है, all multicellular organisms begin their life as a सिंगल सेल कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग सेल zygote। तो कोई भी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जो लाइफ स्टार्ट करते हैं वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, जिसको हम zygote कहते हैं। फिर वो क्या करता है, फर्टिलाइज होता है एग और वो मल्टीप्लाई होता है और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इसके इंक्रीज होते जाते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग में 9 मंथ्स लगते हैं बेबी डिलीवर होने में, तो दैट मीन्स सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं और वो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। All multicellular organisms include human beings show division of labor. It means that different parts of a multicellular organism perform different functions. For example, human body has a stomach to digest food, heart to pump blood, bones and muscles to perform movements and so on. So basically division of labor हर एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सबके अलग अलग फंक्शंस होगी। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था, तो वो अलग अलग फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि भाई हमारे स्टमक का अलग फंक्शन है, उसमें लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में कितने सारे ऑर्गन्स का यूज़ होता है, हर एक ऑर्गन का अपना एक अलग फंक्शन है। ऐसे ही रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, देन हमारा हार्ट से रिलेटेड जो हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है हार्ट। तो दैट मीन्स हर एक ऑर्गन का एक अलग फंक्शन है, हर एक चीज़ का अलग एक फंक्शन है। तो इसीलिए क्या करता है वो डिवीज़न ऑफ लेबर शो करता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल्स रिप्रेजेंट द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो होता है वो सबसे छोटा लेवल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का वो शो करता है। ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं वो क्या बनाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो ऑर्गन बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को बनाता है। हर एक चीज़ का अपना एक अलग फंक्शन है। तो सेल्स क्या है, सेल्स के अपने फंक्शन है। जैसे कि ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। फॉर एग्जांपल स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, एवरी ऑर्गन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। For example, stomach, liver, pancreas, etc. Every organ performs a specific function. For example, stomach helps in digestion of food, pancreas secretes digestive juice, etc. Plants also have different organs like roots, leaves and stems. All the organs that work together to perform a specific like function form an organ system. So basically सारे organs एक साथ काम करते हैं, हर एक organ का अपना एक specific function है और वो क्या करता है, एक organ system बनाता है। जैसे कि esophagus, stomach, small intestine, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, ये digestion का process कर रहे हैं। तो इसीलिए उनका ये पूरा organ system है digestion वाला। ठीक है, ऑल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड एंड हेंस फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिनके अलग अलग डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक प्रोसेस को कैरी आउट कर पाते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिस्टम बन गया है, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, now you need to learn about this science update as well. Researchers have created an artificial plastic cell containing cell organelle capable of carrying out the basic chemical reactions required in cell functioning. It is made by taking a mixture of chemicals and sealing them in a drop of water. The water droplet was then coated with a polymer layer to act as a मैन्युफैक्चर्ड सेल वॉल। सो बेसिकली एक सेल बनाया गया है आर्टिफिशियली, प्लास्टिक सेल। आज के टाइम में क्या चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, तो उन्होंने सेल को भी एक आर्टिफिशियल बना दिया गया है और उसको इस तरीके से पर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उसको सील किया गया है ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर। और वाटर ड्रॉपलेट है उसके ऊपर भी एक कोटिंग है पॉलीमर की, जो कि क्या कर रही है, वो एक सेल वॉल की तरह बिहेव कर रही है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स
कैसे टिश्यू सेल से कैसे टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। द प्रोसेस नॉट परफॉर्म बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म नहीं करती हैं? ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये तीनों ही करती हैं। ऑल ऑफ दीज। द प्रोसेस नॉट परफॉर्म बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनमें से कोई सा भी नहीं करती है वो। नेक्स्ट वी हैव द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी होती है? हमने पढ़ा था 100 to 1500, नहीं 1 लाख to 5 लाख इलेक्ट्रॉन का, 1 लाख to 5 लाख। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेन। सो केरोसिन स्टेन नहीं है, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रेनिन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि हमने स्कूल में यूज़ किया है। ईओसिन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो अमीबा, पैरामीशियम भी है, यूग्लिना भी है, हाइड्रा नहीं है। A group of similar cells performing a specific function join together to form a tissue. So group of cells जब मिलके काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई आपको कोई इशू आता है, यू कैन आस्क एनी टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।